हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ये मेरा घर है, जो कि डॉक्टर कंचन शुक्ला जी द्वारा लिखी गई है। बहू, अभी खाना बनाने में कितना समय लगेगा? मुझे भूख लगी है। पता नहीं सुबह से क्या कर रही हो। तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। घर में एक बूढ़ी सास बैठी हुई है, इसकी तुम्हें परवाह ही नहीं है। अभी तक तुम्हारा खाना ही नहीं बना, सुबह से बस इधर उधर कर रही हो। यह आजकल की बहुएं सास को कुछ समझती ही नहीं, अपनी ही मनमानी करती रहती हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसी कामचोर बहू पाकर। कविता की सास मालती जी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने मन की भड़ास निकाली। मालती जी का यह हर दिन का काम था। उन्हें जैसे ही मौका मिलता वह कविता को ताने मारने से बाज नहीं आती थी। मालती जी कविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसका एक अन्य कारण था, बाकी घर वाले लोग जो कि कविता की बहुत ज़्यादा ही तारीफ करते थे। कविता थी ही इतनी अच्छी, खास करके कविता के ससुर और उसकी ननद कविता की तारीफ ज़्यादा करते थे, जो कि उसकी सास मालती जी को ज़रा भी पसंद नहीं था। यही कारण था कि मालती जी आए दिन अपनी बहू कविता को खरी खोटी सुनाती ही रहती थी। माँ जी, सभी चीज़ें बन गई हैं, बस आटा गूंद रही हूँ, बस 2 मिनट में सभी चीज़ लगा देती हूँ, कविता ने घबराई हुई आवाज़ में जल्दी से कहा। वह अच्छे से जानती थी कि अगर खाना बनने में ज़रा भी टाइम लगा तो उसे और भी ज़्यादा ताने सुनने पड़ेंगे। तुम्हारा 2 मिनट पता नहीं कब पूरा होगा, कविता की सास ने तंज लहजे में कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कविता रसोई में आटा गूंद रही थी। बहू, देखो तो दरवाजे पर कौन है? कविता की सास ने अंदर से ही आवाज़ लगाई। कविता ने गहरी सांस ली, फिर हाथ साफ किया, फिर दरवाज़ा खोलने के लिए आई। वह अच्छे से जानती थी कि उसकी सास दरवाज़ा नहीं खोलेगी। यह काम तो बस उसका ही है, इसीलिए वह सीधे दरवाजे के पास आते हुए बोली, आ रही हूँ। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद विवाह को देखकर खुशी से चहते हुए बोली, दीदी आप अचानक यहाँ? आइए अंदर। आपने अपने आने की खबर भी नहीं दी, नहीं तो मैं आपको लेने ड्राइवर को भेज देती। भाभी, अगर मैं आपको खबर दे देती तो मेरा ये सरप्राइज नहीं रहता। इतना कहकर विवाह अपनी भाभी से लिपट गई। तभी अंदर से मालती जी ने पूछा, बहू कौन आया है? कहीं तुम्हारे मायके वाले तो नहीं आ गए मुंह उठाकर? तब तो खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, आपको खाना ज़रूर मिलेगा, पहले आप बाहर आकर देखिए तो सही कौन आया है। जो आया है उसे देखकर आपकी भूख खुशी से शुमंत्र हो जाएगी, कविता ने खुश होते हुए कहा। यह सुनकर मालती जी हाल में आ गई। विवाह को देखकर मालती जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेटी को देखते ही उनकी आंखों में खुशियों के फूल खिल उठे। उनकी खुशी उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। विवाह आगे बढ़कर अपनी माँ से लिपट गई। माँ, आज मेरा मन खुशी से नाचने को हो रहा है, विवाह अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। विवाह, मुझे छोड़, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएगा। बेटी, तुम्हें आज इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। जानती है विवाह, जब बेटियाँ अपने ससुराल में खुश रहती हैं, वहाँ उनका मान सम्मान होता है, तो मन को कितनी खुशी होती है। अच्छा आजा, बैठ कर बता, तू इतनी खुश क्यों है? तेरी खुशी देखकर मैं इतना तो समझ गई कि तू अपने ससुराल में बहुत खुश है और तेरे ससुराल में सब ठीक है, पर तेरी खुशी का असली कारण क्या है यह तो पता चले। विवाह की माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। माँ, अब आपको भूख नहीं लगी है क्या? विवाह ने व्यंग्यात्मक लहजे से कहा। तुझे देखकर मेरी भूख तो भाग गई। अब पहले तू मुझे अपनी खुशी का कारण बता, फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। माँ, इनका प्रमोशन हुआ है, कंपनी ने इन्हें 3 साल के लिए अमेरिका भेज रही है, मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। माँ, आज मैं अपने पति के दिल पर राज करती हूँ, ससुराल में भी मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा है। यह सब भाभी के कारण।
अगर मैं आपकी बात मानकर ससुराल को छोड़ छाड़कर मायके आकर बैठ जाती तो आज मेरा घर संसार टूटकर बिखर गया होता। विभा ने अपनी भाभी को बड़े ही मान और सम्मान से देखते हुए कहा, अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं तेरा घर तोड़ना चाहती थी। मैं तो तेरी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। आज तेरे लिए माँ से बढ़कर भाभी हो गई। माँ ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, माँ आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगे, पर उस समय मुझे सही सलाह भाभी ने दी थी, आपने नहीं दी थी। तब जो सलाह भाभी ने दी थी वह आपको देनी चाहिए थी। मैं तो नादान थी, अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, पर आप तो समझदार थी। फिर आपने मुझे क्यों नहीं समझाया कि मैं बिना जांच पड़ताल के अपने पति पर शक ना करूं, अपना बसा बसाया घर बर्बाद ना करूं। पर आपने ऐसा नहीं किया। आपको याद होगा उस समय आपने भाभी को कितना भला बुरा कहा। भाभी को तो आपने घर से निकलने के लिए भी कह दिया, उनके मम्मी पापा तक को नहीं छोड़ा, और भाभी मेरी भलाई के लिए आपका अपमान भी सह गई। आज भाभी की वजह से मुझे मेरा घर परिवार वापस मिला है। भाभी ने सही कहा था, मैं बिना बात को जाने समझे दूसरों के कहने पर अपने पति पर शक कर रही हूँ, और सच वही था जो भाभी ने कहा था। मैं निशा को उनकी प्रेमिका समझ रही थी, पर वह राकेश को राखी बांधती थी। निशा के पति राजेश और मेरे पति दोनों बचपन से ही दोस्त थे। जब इनके दोस्त की शादी निशा से हुई तो मेरे पति ने निशा से राखी बनवाई थी, क्योंकि मेरे पति की कोई बहन नहीं थी ना, इसलिए मेरे पति ने निशा को अपनी बहन बना लिया था। पर कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को भी नज़र लग जाती है। शादी के 1 साल के बाद ही राजेश भैया की मौत हो गई। राजेश भैया की नौकरी निशा को मिल गई। राजेश भैया की मृत्यु के बाद भी आपके दामाद जी अपने दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाते रहे। जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी राकेश निशा की सहायता करते रहते थे। मेरी पड़ोसन ने किसी दिन निशा और मेरे पति को एक साथ होटल से निकलते हुए देख लिया, और उसने यह बात मुझे नमक मिर्च लगाकर बताई। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैंने अपने पति का पीछा किया तो मैंने देखा कि निशा और राजेश कई बार एक साथ होटल से, रेस्टोरेंट से, और एक दिन मैंने निशा और राकेश को अस्पताल में जाते हुए देखा। अस्पताल में जाते देख मैं निशा से जल बुन गई। मैंने बिना कुछ जाने समझे अपने पति और निशा को अपराधी करार दे दिया। जब यह शाम को घर आए तब मैंने ना आओ देखा ना ताओ इन पर चिल्लाकर मैंने उनसे कह दिया कि आपका निशा से नाजायज संबंध है, वह आपकी रखेल है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। इन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। मेरी सास ने भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने गुस्से में अपना सामान पैक किया और आपके पास आ गई। जब मैंने आप लोगों को यह सारी बात बताई तो आपने भी मुझे ससुराल जाने से मना कर दिया कि तुम यहीं रहो और हम उन लड़के वालों पर मुकदमा करेंगे और उन्हें जेल भिजवाएंगे। तब भाभी ने ही आपका विरोध करते हुए मुझसे कहा था कि दीदी, क्या जीजाजी को आपने निशा के साथ गलत व्यवस्था में देखा है? हो सकता है कि वह लड़की जीजाजी के ऑफिस में काम करती हो और जीजाजी उसकी कोई सहायता कर रहे हों। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। भाभी की यह बात सुनते ही आपने कितना हंगामा खड़ा किया था। आप भाभी पर कितना चिल्लाई थी, कितना अपमानित किया था। इतना कहकर विभा अतीत की गहराइयों में उतरती ही चली गई। जब उसकी माँ उसकी भाभी को अपमानित कर रही थी, तुम कौन होती हो मेरी बेटी को सलाह देने वाली कि वह अपने पति के घर चली जाए? इस घर पर उसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे पति का है। अभी तो हम जिंदा हैं, अभी से तुम्हें उसका मायके रहना इतना अखर रहा है। जब हम नहीं रहेंगे तुम तो उसे पूछोगे ही नहीं। माँ बाप के सामने ही आजकल की बहुएं अपनी ननद को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
कविता की सास ने गुस्से से पूरा घर सिर पर उठा लिया था। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। कविता ने रुक रुक कर धीरे से अपनी बात कही और उन्हें समझाने की कोशिश की, पर कविता की सास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और कविता को जलील करते जा रही थी। उन्होंने कविता को यह तक कह दिया कि यह तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है। अगर तुम्हें मेरी बेटी का मायके रहना बर्दाश्त नहीं है तो तुम मेरा घर छोड़कर अपने मायके चली जाओ। मेरी बेटी अपने ससुराल नहीं जाएगी। तुम मेरी बेटी के दर्द को कैसे समझोगी, क्योंकि तुम्हारी कोई बहन नहीं है। कविता ने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज करते हुए विभा को समझाया कि वह उसके कहने पर ससुराल जाए और उस लड़की से मिले और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करे। कविता ने विवाह से यह भी कहा कि अगर हम बीच में पड़े तो मामला बिगड़ भी सकता है। अगर तुम खुद घर छोड़कर आई हो तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने नहीं आएंगे। तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा और सच का पता लगाना पड़ेगा। अगर सच में तुम्हारे पति का उस औरत के साथ कोई नाजायज रिश्ता हुआ तो मैं खुद तुम्हारा उनसे तलाक करवाऊंगी। विभा के भाई और पिता ने भी वही बात कही जो कविता ने कही। तब मैंने अपनी भाभी और पापा की बात मानकर अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया और अपने ससुराल चली गई। उसके बाद मैं खुद निशा से जाकर मिली और उसके बाद मुझे यह सच्चाई मेरे सामने आई। उसे सुनकर मैं खुद ही अपनी नज़रों से गिर गई। निशा और मेरे पति का कोई नाजायज संबंध नहीं था। मैंने निशा और अपने पति को कई बार होटल में देखा था, रेस्टोरेंट में देखा था। वह मेरे पति और निशा अय्याशी करने नहीं जाते थे। वह निशा की विवाह की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए वह वहां गए थे। और उस अस्पताल में निशा की होने वाली सास बीमार थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें देखने गए थे। निशा की शादी की तैयारी मेरे पति अकेले कर रहे थे, क्योंकि निशा अनाथ थी, इसीलिए अपनी मुंह बोली बहन की शादी में उसका साथ दे रहे थे। मेरी शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे, इसीलिए मेरे मन में यह शक पैदा हुआ। यहाँ गलती मेरे पति की ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे निशा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मैं अपने पति से माफ़ी मांगी। उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि विभा, गलती मेरी भी थी। मैं भी तुम्हें निशा के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। अपने पति के मुंह से माफ़ी सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हो गई। भाभी की वजह से मेरा वैवाहिक जीवन टूटने से बच गया। दीदी, चाय लीजिए। कविता की बात सुनकर विभा अतीत से वर्तमान में आ गई। चाय की प्याली उठाते हुए विभा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, मैं अतीत की यादों में खो गई थी। जब मैं शक के कारण अपने बसे बसाए घर को उजाड़ने का निर्णय ले बैठी थी, पर अपने ही मेरे घर को बर्बाद होने से बचाया था। भाभी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप जैसी भाभी भगवान सभी नंदों को दे। अपनी बेटी की बात सुनकर कविता की सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कविता से बोली, बहू, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। मैं गुस्से में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल रही थी। अपनी बेटी और बहू दोनों का घर बर्बाद करने जा रही थी। अगर उस दिन मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली होती तो आज उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया होता। मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। बहू, मैं अभी भी तुम्हारा अपमान करती रहती हूँ, तुम्हें ताने देती रहती हूँ। इन सब का सबसे बड़ा कारण मेरी ईर्ष्या है। आज मुझे सच स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। जब घर के सभी लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो मैं जल बुझ जाती हूँ और अपनी जलन सब तुम पर निकाल देती हूँ, जबकि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी बहू इतनी अच्छी है। पर मैं सास हूँ ना, तो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। पर फिर भी तुम मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हो। विभा की बात सुनकर मैं खुद ही अपनी नज़रों से गिर गई। आज के बाद मैं कभी भी फिर से तुम्हारा दिल नहीं दिखाऊंगी। बहू, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, ये हर घर की कहानी है। सास कभी बहू थी, ये वह भूल जाती है। जब आप खुद सास बनती हैं
तो वही गलती दोहराती हैं जो उसकी खुद की सास किया करती थी। इसी सोच को अब हमें बदलना होगा। बहू अगर गलत बात कर रही है, प्यार से समझाएंगे, पर ताने देकर नहीं, कविता ने हंसते हुए कहा। कविता की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मन में खुद को बदलने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।